अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम DSP चौधरी सफदर है। मेरी पोस्टिंग CTD इन्वेस्टिगेशन में है। आज मैं आपसे जो केस के मुतालिक बात कर रहा हूँ वो एक ब्लाइंड मर्डर केस है। ये स्टील टाउन थाने के हद में एक लड़का था, उसका मर्डर हुआ और मर्डर इस भयानक तरीके से हुआ कि किसी छुरी या शार्प एज से उसका गला काटा गया था। तो फर्स्ट चूँकि वो FIR रजिस्टर्ड स्टील टाउन थाने में हुई और उसके बाद IG साहब के हुक्म से वो तफ्तीश ट्रांसफ़र होकर CTD आ गई। अब जब हमारे पास तफ्तीश आई तो फिर मैं गया वहाँ मौके पे, वहाँ जाके देखा एक फ्लैट था और जब मैंने पिक्चर्स देखी उस लड़के की तो मुझे सच्ची बात है कि ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बिल्कुल यंग लड़का था, बमुश्किल 25, 26, 28 साल उसकी उम्र थी और यहाँ के इलेक्ट्रिक में मैकेनिकल इंजीनियर था और उसके फादर एक बहुत प्राइमरी स्कूल टीचर थे, बहुत गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था। और जब उसकी वहाँ जाके मैंने पिक्चर्स भी देखी और फिर जब मौका मुआयना किया तो कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये क्या हो सकता है। डिफरेंट उसमें एंगल्स में हमने उसको केस को स्टडी करना शुरू किया। अच्छा, जब हम वहाँ गए, मौका मुआयना किया तो वो एक 3 मंजिला इमारत थी, जिस तरह आजकल वो पोर्शंस बने हुए होते हैं उसमें, तो ये लास्ट पोर्शन था छत वाला। वहाँ कुछ CCTV कैमरास हमें मिले उस तफ्तीश के दौरान। तो इस मर्डर करने से पहले जो कातिल था उसने करीब एक बेकरी थी, उस बेकरी में वो किसी काम से गया, वहाँ इसकी पिक्चर्स आ गई। CCTV के दौरान हमने देखा कि वहाँ उसने कोई चीज़ ख़रीदी तो नहीं उस बेकरी से, लेकिन उसके जो बेकरी का मालिक था जो काउंटर पे बैठा हुआ था उससे इसने बात की। फिर बाद में हमने उससे ये बात पूछी तो वो कह रहा है कि इसने यहाँ PCO को पूछा था कि अगर आपके पास यहाँ कोई लोकल फ़ोन हो तो मैंने कॉल करनी है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं हमारे पास, अब जाहिर सी बात है आजकल वो PCO वाला दौर ही नहीं है, ना PTCL फ़ोन होते हैं। बहरहाल उसमें ये हुआ कि इसकी पिक्चर बहुत हद तक क्लियर वाज़े आ गई CCTV में। एक तो हमने वो कलेक्ट की, उसके बाद जो आगे पीछे लोग थे उनसे मालूमात हुई, जो फैमिली जिनका बच्चा इसमें मर्डर हुआ था उनके घर वालों को हमने बुलाया, उनसे हमने बात की कि शायद किसी से दुश्मनी हो या कोई और ऐसी चीज़। एक चीज़ तो हमें थोड़ी सी समझ ये आई कि ये कोई मतलब इस टाइप का बंदा नहीं होगा मारने वाला, जो एक होता है ना हैबिचुअल क्रिमिनल या हैबिचुअल किलर हो जैसे, वरना आजकल के दौर में पिस्टल लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको चूँकि किसी छुरी से इसको वो किया गया था, मर्डर किया गया था और छुरी वहाँ से मिल भी गई थी। बहरहाल वो सारी चीज़ें हमने जब देखी, फिर आकर हमने ऑफिस में इस सारे केस को टेक्निकल बुनियादों पर देखना शुरू किया। तो मुल्ज़िम चूँकि जो हमने अंदाज़ा लगाया कि मुल्ज़िम कौन हो सकता है, उसमें हमने कुछ 4-6 लोग हमने निकाले उसमें, लेकिन मुल्ज़िम चूँकि बहुत अपने आप को होशियार समझ रहा था, उसने अपना सेल फ़ोन जो था वो एक दूसरी जगह पे छोड़ा था, यानी जहाँ इसने काम किया वहाँ से बहुत दूर, 15-20 किलोमीटर दूर उसके फ़ोन की लोकेशन आ रही थी। अच्छा, जब हमने बाकी नंबरों को चेक किया तो उसमें कुछ 4-6 नंबर ऐसे आए जिससे ये महसूस हो रहा था कि ये सस्पेक्ट हैं। उसमें हमने एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया और इस लड़के को भी हमने बुला लिया। इस लड़के से हमने पूछा कि भाई आप कराची आए थे, हालांकि वो इससे पहले कराची कभी नहीं आया था, तो आप क्यों आए थे कराची? तो उसने कहा कि जी मेरे यहाँ कज़न रहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ। ये जो लड़का था इसका नाम फैसल सियालकोम का था ये, और बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट घोटकी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और जो मरने वाला जो बंदा है वो भी इनके गांव का ही था, यानी दोनों का एक ही गांव था। इसने बताया जी मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा था बहरहाल वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और जो मरने वाला है ये मैकेनिकल इंजीनियर था यहाँ के इलेक्ट्रिक में और वहाँ बिन कासिम पावर प्लांट पे इसकी पोस्टिंग थी। अच्छा, जब हमने इससे ये सारी बातें पूछी तो ये इसने कहा कि जी मैं तो अपने कज़न के पास आया था यहाँ घूमने के लिए। फिर हमने पूछा भाई कहाँ घूमने गए, तो उसने कहा जी मैं CV गया था, यहाँ गया था, वहाँ गया था, लेफ़्ट राइट। लेकिन उस तरफ की ये इसने कोई बात नहीं की, यानी स्टील टाउन के इलाके में मैं कभी गया ही नहीं हूँ। फिर हमने और दूसरी तीसरी चीज़ों से इसको कनेक्शन करने की कोशिश की, तो बहरहाल पता ये चला कि जो मकतूल था
जिसका मर्डर हुआ, उसकी जो वाइफ है वो आपस में कज़न थी और उसके साथ इसकी दोस्ती थी। ये स्कूल इकट्ठे पढ़ते रहे, फिर कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे। उसके बाद इस लड़की की शादी हो गई मकतूल के साथ, जिसका कि इसको बहुत रंज था और ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी उससे हो जाए। बहरहाल इसके दिल में ये बात रह गई। इसी दौरान फिर ये इसकी शादी के बाद ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन इसकी अपनी इस दोस्त के साथ, जो कि मरने वाले की वाइफ थी, उसके साथ, सना नाम था उसका, उसके साथ इसका रब्ता रहा। फिर इन्होंने प्लानिंग बनाई कि जी इसको दरमियान से हटाते हैं, फिर हमें दोबारा मौका मिल जाएगा शादी करने का। अब उस प्लानिंग का इन्होंने तरीका ये किया कि जो ये सना लड़की थी, इसने घर की चाबियाँ, वो उसकी डुप्लीकेट चाबियाँ बनवा ली। जब ये जो लड़की है सना, ये मकतूल के साथ यहाँ कोई 18-20 दिन के लिए कराची आई थी, इसी घर में रह के गई थी। अब जब मरने वाला जब ड्यूटी पे चला जाता था तो सना क्या करती थी कि उस वक्त इसको कॉल करके इससे बातें भी करती थी। फिर अपनी उसने इसको लोकेशन भेजी, पिन लोकेशन जिसको कहते हैं। और एक दिन बाहर से जाके इसने बिल्डिंग की एक फ़ोटोग्राफी करके एक छोटी सी उसको मूवी भेज दी, ताकि उसको शनाख्त हो जाए, इसको घर तलाश करने में आसानी रहे। अब चूँकि आपको पता है कि ये लोकेशन से मतलब ईज़िली उसको आइडिया हो जाता है। और साथ ही उसने उसी बेकरी का उसको बताया था कि इस बेकरी की गली में ही मेरा घर है। वो बिल्कुल कोने में बेकरी थी, जिस बेकरी का मैंने पहले आपको जिक्र किया कि वो उस बेकरी में भी गया था। बहरहाल इनकी आपस में सेटिंग बन गई। अब ये कराची आ गया। कराची आने के बाद इसने क्या किया कि अपने कज़नों के पास ही वाकई में ठहरा था, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास ठहरा, लेकिन फ़ोन वहीं छोड़ के आ गया। और अपने कज़न को इसने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है, मैं उसको मिल के आऊँगा और हो सकता है मैं रात उन्हीं के पास रुक जाऊँ। अच्छा, ये जो मरने वाला है, इसकी ड्यूटी जो है वो शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होती थी। ये सारी बातें ये जो सना है, जो उसकी वाइफ थी, उसने उससे, चूँकि गांव वो 15-20 दिन रहने के बाद ये सना जो है वापस अपने गांव चली गई थी। तो वो चूँकि उसका शौहर था, उसके साथ ये राब्ते में रहती थी। तो उस वक्त उसने इससे पूछा कि अब तुम्हारी कौन सी जॉब चल रही है, क्योंकि ये 3 शिफ्टें थी, इस ड्यूटी चेंज होती रहती थी हफ्ते बाद या 15-15 दिन के बाद। तो उसने उसको बताया कि मेरी अब जो शिफ्ट है वो 4 से 12 वाली है। अब इसने क्या किया, फैसल सियाल जो लड़का है, जो मुलज़म है इसमें मर्डर जिसने किया, उसने फ़ोन तो छोड़ दिया दिल्ली कॉलोनी में अपने कज़न के घर पे, और ख़ुद ये बाई बस इसने पकड़ी और ये सीधा स्टील टाउन के एरिया में पहुंच गया। वहाँ चूँकि इसके पास ऑलरेडी चाबी तो थी, अब वो नीचे मेन गेट की चाबी भी थी और ऊपर वाला जो कमरा था उस कमरे की भी इसके पास चाबी थी। अच्छा, आपको एक और बात मैं बताऊँ कि जब हमने इसकी CCTV चेक की, उस CCTV के हिसाब में हमें ये चीज़ नज़र आई कि इसने जीन्स पहनी हुई है और इसकी जीन्स की जो बैक साइड है, यानी जो रान वाली साइड होती है, वहाँ पे सफ़ेद चूना लगा हुआ है, जिससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये कहीं काफ़ी देर बैठा रहा है या क्या हुआ है। तो जब मैं मौका मुआयना करने गया था तो हमने पूरा घर जब सर्च किया तो उसमें वाकई में ऊपर वाली जो पोर्शन था, जिस पोर्शन में ये लोग रहते थे, उसमें वाइट चूना होया हुआ था ऊपर छत वाली साइड पे, और जो ऊपर पानी की टंकी होती है उसके ऊपर भी वाइट चूना था। तो हमने अंदाज़ा ये लगाया कि ये, अच्छा, वो CCTV में नज़र भी आ रहा है कि ये इसने नीचे से लॉक खोला और ये सीधा ऊपर चला गया, तो ये ऊपर बैठा रहा होगा, इसी वजह से ये, अच्छा, ये कोई अंदर गया है घर में, कोई करीबन 11 सवा 11 बजे का टाइम होगा। अब 12 बजे जो मकतूल है वो 12 बजे आता है, वो अपने ऊपर जाके घर में चला जाता है। तो ये जो है मर्डर करने वाला किलर जो है, ये ऊपर जहाँ पानी की टंकी थी उसके पास नीचे हो गए, अपने आप को उसने छुपा के उसमें ये बैठ गया। ये रात 11 बजे से लेकर ये तकरीबन सुबह को 4 साढ़े 4 बजे तक वहीं बैठा रहा है। अब जब इसने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अब ये जो मरने वाला लड़का था ये तकरीबन 12 बजे इसकी ऑफ हुई और ये 12:30 पौने 1 बजे के करीब घर पे आ गया। ऊपर गया, वो घंटा 1.5 घंटा ये जागता रहा, अपना लैपटॉप पे काम वगैरह किया और उसके बाद ये सो गया। अब जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हुआ, इस मर्डर को जब ये हो गया कि वो अब ठीक नींद में हो गया होगा, तो उसने ऊपर से जंप करके वो उनकी गैलरी में उतरा उस कमरे की, और ये सोया हुआ था लड़का, इसको इसने छुरी से इसका गला काट दिया। उसमें फिर ये गला काट के ये निकल गया तरीके से, इसने दरवाज़ा बंद किया। अब सुबह का टाइम था, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन CCTV कैमरा में आ रहा है ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकला है वहाँ से। जो मरने वाला लड़का था ये तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे ये अपने घर में दाखिल होता है, और जो किलर है ये तकरीबन कोई 11 बजे से ही ऑलरेडी पहले ही छत के ऊपर पानी की टंकी के नीचे ये बैठ गया।
अब वो घंटा एक वो जागा, अपने लैपटॉप पे उसने काम किया, इधर उधर वो किया, उसके बाद ये सो गया। अब किलर सुबह का टाइम अब हो रहा है, कोई 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम था। तो किलर ने अंदाज़ा लगाया कि ये गहरी नींद में हो गया है और अब ये सो चुका है, कम्प्लीटली सो गया होगा, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसने ऊपर छत से जंप किया गैलरी में, और फिर कमरे में जब जाने की कोशिश इसने की तो वो मरने वाला जो मकतूल था उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि कोई बंदा, शायद वो इसको पहचान गया या जो भी, तो उसने मजामत करने की कोशिश की। लेकिन ये चूँकि ये भी अच्छा तेज लड़का था और वो चूँकि एकदम से नींद में उठा, और ये इसके हाथ में पहले से छुरी थी, ये इरादतन मर्डर करने के उसमें था, तो इसने उसको काबू कर लिया और उसके गले पे उसने छुरी फेंक दी और बड़ी बेदर्दी से उसमें इसका मर्डर हुआ। और जब ये भागा निकलने के लिए तो उस मकतूल ने फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश की और इसके पीछे वो भागा है। यही वजह थी कि उसकी जो डेड बॉडी है वो जो अंदर, जिसको आप कहते हैं बरामदा कह लें, बरामदे में उसकी यानी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने कोशिश की उसको दोबारा पीछे से पकड़ने की, लेकिन वो नहीं पकड़ सका। ये एकदम दरवाज़ा बंद करके निकल गया और वो बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से पूरा, मैंने जब वहाँ विज़िट किया, देखा, जो फोटोग्राफी हुई थी वो देखी मैंने, तो उसमें पूरा बहुत ज़्यादा खून इसका बह गया था। इस वजह से ये बेचारा वहीं एक्सपायर हो गया। अच्छा, अब घर वालों को पता कैसे चला या और लोगों को कैसे पता चला? ये ऐसा हुआ कि कल जब दूसरे दिन इसकी जो 4 बजे चूँकि इसकी ड्यूटी स्टार्ट होती थी, तो ये घर से 2 बजे निकलता था। अब 2 बजे से इसको ऑफिस से फ़ोन आना शुरू होते हैं, इसका फ़ोन अटेंड नहीं होता। वो इसके घर पे फ़ोन करते हैं वहाँ गांव में, जो उनके पास दूसरे एक्स्ट्रा नंबर थे कंपनी वालों के पास, वो फ़ोन अटेंड करते हैं कि भाई आपका जो बेटा है वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, तो किधर है? उन्होंने बोला हमें तो नहीं पता, वो वहीं कराची में ही है। तो कंपनी वालों ने फिर ऐसा किया कि अपने 2 बंदे भी भेजे और मोहल्ले में ही इनके गाँव के कुछ लोग रहते थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आप जाके देखें वो ये फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, क्या बात है। उस पर फिर जब वो नीचे वाले जो पोर्शन में मालिक मकान रहते थे उनको उन्होंने साथ लिया, कंपनी वाले भी आ गए, इसके गांव वाले लोग भी आ गए। ये जब ऊपर जाते हैं तो वो दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खोला और आगे देखा खून ही खून पड़ा हुआ है और बड़ा बेदर्दी से इसका मर्डर हुआ था। फिर वो जो प्रोसेस होता है हॉस्पिटल वगैरह का और फिर FIR वगैरह लॉन्च होगी। इस तफ्तीश में जो और चीज़ें हमने कलेक्ट की, उसमें एक तो इसकी ये छुरी फिर उस वक्त वहाँ से बरामद हो गई थी। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि ये मर्डर हुआ कैसे। अब इसकी बीवी को भी फिर हम लेके आ गए और फैसल सियाल ने फिर अपनी पूरी स्टोरी बताई कि जी मैंने इस तरीके से ये मर्डर किया था और चाबियाँ मुझे जो हैं वो सना ने बना कर दी थी और मैं उससे शादी करना चाहता था, तो मैंने इसको रास्ते से हटाने के लिए किया। और मैं समझा कि पुलिस को नहीं पता चलेगा कि, चूँकि मेरा ज़्यादा सुना था कि जी सेल फ़ोन से पकड़े जाते हैं, तो सेल फ़ोन तो मैं दिल्ली कॉलोनी में छोड़ के चला गया, जो वहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जब हम इस केस पे दीगर पहलुओं पे जब हमने नज़र दौड़ाई तो उसमें ये फैसल लड़का जो हमें मशकूक लगा, वो लगा इस बात पे कि ये ज़िंदगी में कभी कराची नहीं आया था। कराची में ये एक ही बार आया 2 दिन के लिए सिर्फ, और उसमें लेकिन इसकी लोकेशन जो टेक्निकल हमने चेक किया वो उसके फ़ोन से सिर्फ दिल्ली कॉलोनी और वहाँ जो ये सी व्यू घूमने के लिए गए थे वहाँ की लोकेशन थी, स्टील टाउन की नहीं थी। लेकिन मुझे ये बात बार बार खटक रही थी कि इसकी बीवी से इसका रब्ता रहा, शुरू से ही दोस्ती थी। फिर मरने के टाइम जब ये मर्डर होता है उस वक्त भी आखिरी जो रात में कॉल थी वो इसके साथ कॉल थी, और उसके बाद जब ये वापस चला गया वाइफ के साथ इसका रब्ता कुछ दिनों के लिए मुनक़ता हो गया। लेकिन जो जिस बात पे मेरा ज़्यादा ज़हन हो रहा था और इस पर मेरा शक ज़्यादा वो हो रहा था, वो यही वजह थी कि जिस डेट को इसका मर्डर हुआ उस डेट में ये कराची था। ये इसमें एक टर्निंग पॉइंट था कि ये आज तक कराची नहीं आया और सिर्फ उन 2 दिनों में ही आया जिन दिनों में ये मर्डर हो गया। तो हमने फिर जब ला के उसको इंटरोगेट किया तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जिसका ये फिर जवाब ना दे सका, लेकिन और फिर उसके बाद ये ब्रेक हो गया। तो इसमें मैंने जो उससे बात पूछी कि ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई, तो उसने मुझे बताया कि ये चाबी मुझे सना ने डुप्लीकेट बना कर दी थी। तो इस वजह से सना जो है वो भी शरीक मुल्ज़िम हो गई, बल्कि मास्टरमाइंड हो गई अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो। उसके बाद फिर हमने जो हमारा तफ्तीशी तरीक़ाकार है उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमने उसमें केस फाइल का हिस्सा बनाया, इसको गिरफ़्तार करके रिमांड लिया और उसके बाद फिर उसको जेल कस्टडी कर दिया। अच्छा, उसमें जो है इसको फैसल सियाल जो लड़का है इसको हमने चालान किया, सना को हमने चालान किया, लेकिन जहाँ तक तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कमज़ोरियाँ कहलाती हैं, जो पुलिस की बहुत जगह पे पुलिस की कमज़ोरियाँ होती हैं, जिस वजह से
पुलिस में लोग कहते हैं कि जी केस ठीक नहीं बना या इस केस का जजमेंट ठीक नहीं आई। उसमें जहाँ पुलिस की तफ्तीश की कमज़ोरियाँ हैं वहाँ हमारे माशरे की भी कमज़ोरियाँ हैं, मैं उसको भी हाईलाइट करना चाहूँगा। अब उसमें हुआ ये कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करने के बाद गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जब इनको जेल कस्टडी का टाइम आया, अब वो चूँकि सना और ये जो मरने वाला लड़का था, ये आपस में मामू फूफी के थे, कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे आपस में। अब उन पर अपना ख़ानदानी इतना प्रेशर पड़ा कि मकतूल के वालिद ने उसको पहले ही बेल बिफोर अरेस्ट कराई और जज से रिक्वेस्ट की कि जी उसको जेल ना भेजा जाए, जो कि मैं समझ लूँगा। बाकी केस तो चल रहा है, हम पर उम्मीद तो हैं कि इसमें सज़ा होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को हर लिहाज से जो हम कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन ये एक उसमें पहले दिन ही चूँकि उसकी जो मास्टरमाइंड है, जिसने चाबियाँ बनाकर दी, जिसने जो प्लान का हिस्सा है, जिसने अपनी दोस्ती के लिए अपने शौहर को मरवा दिया, मेरी नज़र में वो मास्टरमाइंड थी और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन हमारे माशरे की बदनसीबी ये कि हम बहुत सारे ख़ानदानी रिश्तों की वजह से बहुत सारी जगहों पे हम बहुत दुनिया से बहुत पीछे हैं। इसी वजह से सना का जो उसके घर वाले थे उन्होंने पहले उसकी बेल करवा ली, बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली, और फिर उसको उन्होंने कंफर्म भी करा दिया। उन्होंने जज को कहा जी हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची जो है वो जेल में जाए। तो अब वो तारीखों पे तो आ रही है, लेकिन ये एक तफ्तीश का मैं समझूँ एक कमज़ोर पहलू है। हो सकता है अल्लाह करे कि इसको सज़ा हो, इबरतनाक सज़ा हो, जिस तरीके से उसने इसका मर्डर करवाया। और मैं जब मकतूल के वालिद को देखता हूँ, वो आज भी मेरे साथ राब्ते में है, तो हर वक्त वो बेचारा रोता रहता है। रोता शायद मेरी नज़र में वो इसलिए है कि एक जवान बच्चा जो चूँकि ख़ुद वो प्राइमरी टीचर था, बड़ी गुर्बत के आलम में उसने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, और उस लड़के की मैंने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स देखे हैं सारे A1 ग्रेड में। मैट्रिक उसने A1 ग्रेड में किया, इंटर उसने A1 ग्रेड में किया, इंजीनियर बहुत अच्छे नंबरों से, शानदार नंबरों से उसने इंजीनियरिंग पास की, और के इलेक्ट्रिक में उसको जॉब मिल गई, मैकेनिकल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन वो रोता शायद इसीलिए है कि एक तो उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया, और जिसकी वजह से गया उसका वो कुछ कर भी नहीं सका। ख़ानदानी प्रेशर इतना था कि उसको पहले दिन ही बेल मिल गई, उसने जेल की शक्ल ही नहीं देखी। दीगर हमने अपनी तफ्तीश के हिसाब से जो चीज़ें हो सकती थी, हमने वो चाबियाँ रिकवर की, हमने वो CDR कलेक्ट किया जिसमें इनका रब्ता आपस में ज़ाहिर हो रहा था। इसका जितना वो रूट बना वो रूट हमने चेक किया। जो छुरी बरामद हुई जिससे इसने गला काटा था, वो छुरी हमने अपने कब्जा पुलिस में ली। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं तो बहुत मुत्तफ़िक हूँ इस बात पे, और अल्लाह ताला से दुआगो भी हूँ कि उसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।